बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों हमने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला था m1 r1 m2 r2 एंड सो ऑन डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हमने फॉर्मूला यूज करके सेंटर ऑफ मास निकाला था सिस्टम का। तो बच्चों हम अगर इसको जो डिनोमिनेटर है उसको हम अगर LHS में ले जाएं तो यहां पर हो जाएगा m1 प्लस m2 ये टर्म इंटू RCM। और इस टर्म को बच्चों हम सिग्मा m1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिग्मा m1। सिग्मा m1 इंटू RCM आपके पास ये न्यूमरेटर वाला टर्म आ जाएगा। सिग्मा m1 इंटू RCM क्या हो जाएगा? m1 r1 प्लस m2 r2 एंड सो ऑन। ये टर्म हो जाएगा। अब बच्चों इस सिग्मा m1 को हम कैपिटल M से रिप्लेस कर देते हैं। हम सिग्मा m1 क्या होगा? सारे पार्टिकल का मासेस का सम होगा, m1 m2 ऐसे। तो ये इसको हम टोटल मास लिख देते हैं और इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैपिटल M से अगर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं और इस इक्वेशन को LHS और RHS में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर आएगा drCm/dt। और RHS में देखोगे m1 कांस्टेंट है, मास 1 कांस्टेंट, और R1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो dr1/dt, R2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो dr2/dt। यहां पर मासेस कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो बच्चों यहां पर drCm/dt हमको क्या देगा? ये पोजीशन है, इसको अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वेलोसिटी दे देगा। तो यहां पर आ जाएगा टोटल मास इंटू VCM। और यहां पर आप देखेंगे dr1/dt आपको v1 वेक्टर आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1, और ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 एंड सो ऑन, ऐसे और टर्म आ जाएंगे। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास फाइनली आ जाती है। दिस इज आर इक्वेशन ऐसे प्लस सो ऑन। तो ये अपने पास इक्वेशन आ जाती है। अब इस इक्वेशन से हम दो चीज कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों। पहली बात, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई ये मास हम RHS में ले आएंगे। यानी कि VCM निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन ऐसे करके डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास से डिवाइड कर दोगे यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरह से आप, यानी कि इसको आप ऐसे ले सकते हो, m1 प्लस वेलोसिटी वेक्टर में लिखना है बच्चों ये v2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइड बाई टोटल मास यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का वेक्टर आ जाएगा। आप जैसे हमने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला है ऐसे ही हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं एक सिस्टम की। दूसरा हमें यहां पर क्या मिलता है? अगर इस टर्म को देखोगे तो ये टर्म बच्चों m1 वन इंटू वी m1 और v1 अगर आपको याद होगा तो मोमेंटम हमने डिफाइन किया था। हम मोमेंटम को p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिखते हैं हम m1 इंटू वी। तो बच्चों इसको हम सब्सक्रिप्ट दे देते हैं 1, यानी कि मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1। तो इसको हम बोल देते हैं p1, इसको बोल देते हैं p2। और ये RHS में देखोगे ये क्या होगा? समेशन ऑफ ऑल द मोमेंटम, सभी पार्टिकल के मोमेंटम का समेशन। और LHS में क्या आ जाएगा? MVCM। अब बच्चों अगर हम सभी पार्टिकल के मोमेंटम का सम करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? ये टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। यानी कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा? इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम को आप सम कर दो, यू विल गेट टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम सिर्फ आप टोटल मास को VCM से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको टोटल मास पता है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको सारे सिस्टम का नेट मोमेंटम मिल जाएगा। यानी कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम को आप सिग्मा P1 लिखेंगे और वो सिर्फ m इंटू VCM से आ जाएगा। नेक्स्ट, ये दो चीज हमने कंक्लूड करी यहां से, एक ये चीज कंक्लूड करी और एक चीज ये हमने कंक्लूड करी, यानी कि MVCM विल गिव यू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट बच्चों, ये इक्वेशन जो हमें मिली है, यानी कि ये इक्वेशन हमें मिली थी, अब इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये इक्वेशन हमें मिली है, इसको फर्दर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसको टाइम के रेस्पेक्ट में फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको dVCM/dt मिलेगा। RHS में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे dV1/dt, V2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो dV2/dt, और इसी तरह और भी टर्म मिल जाएंगे।
अब बच्चों dvcm/dt को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये आ जाएगा आपके पास acm। और dv1/dt आपको आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 एंड सो ऑन, ऐसे आ जाएगा। अब ये इक्वेशन आने के बाद हम क्या कंक्लूड करते हैं, ये देखिए। यहां पर दो चीज कंक्लूड करेंगे कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, यानी कि हमने पहले पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला, फिर वहां से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला, और इससे अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो बच्चों जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो हम इसको लिखेंगे m1 a1 m2 a2, और ये सब वेक्टर में लिखना है। डिवाइड बाई टोटल मास, ये सिग्मा एम क्या है, कैपिटल एम को अगर हम यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा m1 प्लस, ये आपके पास आ जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2 एंड सो ऑन, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, सारे मासेस से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपको टर्म क्या दे देगा, ये आपको दे देगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये चीज कंक्लूड करते हैं। दूसरा हम कंक्लूड करते हैं, अगर आप न्यूटन्स लॉ में देखो तो ये क्या होता है, m1 a1 क्या होगा, फोर्स ऑन पार्टिकल 1। पार्टिकल 1 पर कोई भी फोर्स अगर लग रही है तो वो होगा m1 a1। और m2 a2 क्या होगा, अगर पार्टिकल 2 पर कोई भी फोर्स लग रही है तो m2 a2 f2 होगा। तो m1 a1 को हम f1 लिख सकते हैं, m2 a2 को f2 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन m3 a3 को हम f3 लिख सकते हैं। LHS में आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल M इंटू ACM, यानी कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और RHS में क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2 एंड सो ऑन। अब RHS में अगर आप सारी फोर्सेस को सम करोगे तो आपको यहां पर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। अब बच्चों इस नेट फोर्स में दो तरह की फोर्स होंगी, कुछ फोर्सेस एक्सटर्नल होंगी और कुछ फोर्सेस इंटरनल होंगी। तो यानी कि नेट फोर्स में आपको दो पार्ट होंगे, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो यहां पर आप इंटरनल प्लस एक्सटर्नल को अलग से लिखेंगे, और आप जानते हैं सिग्मा ऑफ इंटरनल फोर्सेस, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं। अगर इंटरनल फोर्सेस को आप सम करोगे तो वो चीज जीरो हो जाता है, यानी कि ये टर्म आपका जीरो आएगा, क्योंकि इंटरनल फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं। अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो आपको नेट जीरो मिलता है। तो हमेशा इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा जीरो आएगा, वेक्टर सम हम कर रहे हैं। तो आपको ये फाइनली ये कंक्लूड हो जाता है कि m इंटू ए सी एम इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाली सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स हो सकती है। इंटरनल फोर्स होगी तो वहां से एसीएम में चेंज नहीं आएगा, यानी कि m इंटू एसीएम इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ एफ एक्सटर्नल, यानी कि नेट फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स होगी वो क्या प्रोवाइड करेगी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आप यहां से निकाल सकते हैं, अगर आपको टोटल एफ एक्सटर्नल पता है और टोटल मास पता है, डिवाइड करके आप एसीएम निकाल सकते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ। अब बच्चों यहां से हम एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। क्या कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन में हम क्या बोल रहे हैं कि अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है, एफ एक्सटर्नल जीरो है, तो हमने बोला है सिग्मा एफ एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू एसीएम, ये हमने बोला है। अगर ये एलएचएस जीरो हो जाता है तो आरएचएस भी जीरो होगा। हम कंक्लूड कर सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। अब बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज dvcm by dt। तो हम बोल सकते हैं कि ये जीरो होगा, तो हम बोल सकते हैं vcm क्या होगी, vcm कांस्टेंट होगी। vcm कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं टोटल मास इंटू vcm विल ऑल्सो बी कांस्टेंट। तो अगर आप देखोगे कि आपका ये जीरो है तो आपके पास वीसीएम कांस्टेंट आएगा, वीसीएम कांस्टेंट आएगा तो टोटल मास इंटू वीसीएम हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं। और टोटल मास इंटू वीसीएम क्या होता है बच्चों, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट होगा। यानी कि अगर आपके पास ये कंडीशन है तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन
कांस्टेंट। और ये आपका क्या आएगा, दिस इज टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी कि सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल। सभी पार्टिकल के मोमेंटम को हम सम कर दें तो वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। और इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी क्या कंडीशन है कि एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होनी चाहिए। नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगी तो आपका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। अगर मोमेंटम कंजर्व होगा तो हम बोल सकते हैं कि सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है वो सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड कंक्लूज क्या कर सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल अगर जीरो है, एफ एक्सटर्नल जीरो है तो सिग्मा यानी कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट होगा। अगर वो भी जीरो है, वो भी क्या है, जीरो है, तो हम बोल सकते हैं कि वीसीएम मोमेंटम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। अगर ये कंडीशन है, यानी कि फर्स्ट ये कंडीशन है और सेकंड कंडीशन ये भी फुलफिल हो रही है, वीसीएम जीरो। बच्चों वीसीएम क्या होता है, वीसीएम होता है डी आर सी एम बाई डी टी। अगर ये जीरो है तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि आरसीएम कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा यानी कि एक फिक्स पॉइंट होगा। आरसीएम क्या होगा, इट विल बी फिक्स, यानी कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फिक्स होगी। तो हम बोल सकते हैं अगर आपकी दो कंडीशन फुलफिल हैं, एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है और इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम यानी कि वीसीएम जीरो है स्टार्टिंग में, तो हम बोल सकते हैं कि आरसीएम कांस्टेंट होगा। आरसीएम कांस्टेंट होने का मतलब है कि आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन विल रिमेन अनचेंज्ड, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो बच्चों यहां पर अगर आपकी नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो हमने बोला आरसीएम आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चों हम यहां पर ये बोलते हैं कि m इंटू आरसीएम, कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम को अगर याद हो तो सिग्मा एम, M1 प्लस M2 एन प्लस 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 सभी का समेशन ऑफ मास इज कैपिटल एम, इसको हम कैपिटल एम लिखते हैं। तो यानी कि कैपिटल एम इंटू पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज वेक्टर। अगर ये है इसको हम लिख सकते हैं M1 प्लस M1 R1 प्लस M2 R2, मान लेते हैं दो पार्टिकल है, ये लिख सकते हैं। और अगर ये कंडीशन फुलफिल है यानी कि वीसीएम भी जीरो है आपका इनिशियली और एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है, तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं डेल्टा आरसीएम, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा आरसीएम। और यहां पर मास सेम है और इसको बोल सकते हैं डेल्टा R1 प्लस M2 इंटू डेल्टा R2, ये टर्म आ जाएगा। अब बच्चों अगर आरसीएम कांस्टेंट होगा, आरसीएम अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा आरसीएम जीरो होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो डेल्टा आरसीएम जीरो होगा। तो एलएचएस आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं M1 इंटू डेल्टा R1 इक्वल्स टू M2 इंटू डेल्टा R2, यानी कि चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल 1 एंड चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2, यानी कि डेल्टा R1 इज चेंज इन चेंज इन R1। R1 में कितना चेंज आया है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और R2 है चेंज इन R2, यानी कि चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2। तो ये स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं अगर आपकी ये दो कंडीशन फुलफिल है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में आपको देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ प्लैंक ऑफ मास m, कैपिटल M है प्लैंक का मास, रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ सरफेस इफ मैन, जिसका मास है स्मॉल m, moves from left end to the right end of plank, find the displacement of the plank। तो बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये मैन जिसका मास है स्मॉल m और प्लैंक है कैपिटल M, और प्लैंक के और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि स्मूथ सरफेस है, हम ये बोलते हैं। और प्लैंक की लेंथ आपको L गिवन है, कितनी गिवन है, L गिवन है, ये प्लैंक दिया हुआ है। तो अगर ये पर्सन यहां लेफ्ट से राइट में अगर मूव हो जाता है तो आप प्लैंक की पोजीशन कितनी डिस्प्लेस होगी ये बताना है। तो इसको करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे,
देखो, सबसे पहली कंडीशन हम देखेंगे कि अगर यहां पर स्मूथ सरफेस है तो हमारे सिस्टम पर देखेंगे, सिस्टम में हमारे क्या है, हमारे सिस्टम में है मैन प्लस प्लैंक, ये दोनों सिस्टम में है। अगर मैन प्लैंक पर वॉक करेगा तो ये इंटरनल फोर्स होगी, क्या होगी, इंटरनल फोर्स होगी, प्लैंक मैन पर लगाएगा और मैन प्लैंक पर लगाएगा। और एक्सटर्नल फोर्स अगर देखोगे तो यहां पर नॉर्मल और एक mg आएगा, जिनका कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इन अलोंग एक्स डायरेक्शन सिग्मा एक्स एक्सटर्नल अलोंग एक्स डायरेक्शन इज जीरो, ये जीरो है। इनिशियली दे आर एट रेस्ट, तो हम बोल सकते हैं VCM अलोंग एक्स डायरेक्शन इज ऑल्सो जीरो। एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है और एक्स डायरेक्शन में कोई, तो हम बोल सकते हैं कि RCM इन एक्स, यानी कि RCM इन एक्स हम बोल सकते हैं XCM, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी कांस्टेंट, ये कंक्लूड कर सकते हैं। तो अब हमें पता नहीं है कि सेंटर ऑफ मास कहां है, बट वी नो ये कांस्टेंट होएगा और डेल्टा XCM जीरो रहेगा, डेल्टा XCM क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप ये कहेंगे कि m प्लस m टोटल मास इंटू डेल्टा XCM इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा R1 प्लस m इंटू डेल्टा R2, ये हम करेंगे। और ये LHS जीरो आएगा तो हमारे पास m इंटू डेल्टा R1 प्लस यहां पर स्मॉल m आना चाहिए, स्मॉल m इंटू डेल्टा R2, ये आना चाहिए, ये हमारे पास जीरो आएगा। अब जो डेल्टा R1 और डेल्टा R2 को निकालते हैं तो हम यहां पर अज्यूम कर लेते हैं कि ये आपका प्लैंक, ये आपका प्लैंक इधर x मूव करता है, ये x मूव करता है और इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं और ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो आप यहां पर देखेंगे जो कैपिटल M प्लैंक है, प्लैंक कितना मूव करेगा, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट आया है -x, ओके। और मैन का डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे तो विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितना होगा, L होगा, ये L इधर शिफ्ट होगा लेकिन पूरा प्लैंक x इधर शिफ्ट हो गया है, प्लैंक इधर शिफ्ट हो गया है। अगर आप इसकी फाइनल पोजीशन देखेंगे तो कुछ ऐसी होगी, फाइनल पोजीशन कुछ ऐसी होगी, प्लैंक यहां पर आ गया है, x शिफ्ट हो गया ये, और मैन यहां पर आ गया है, तो यानी कि ये प्लैंक इधर x शिफ्ट हो गया लेफ्ट की तरफ। तो मैन की पोजीशन यहां पर होगी, मैन की पोजीशन ये होगी यहां पर। तो ये डिस्टेंस आप देख सकते हो, ये L माइनस एक्स होगा, क्या होगा, L माइनस एक्स। यानी कि ये मैन L पॉजिटिव में गया है लेकिन प्लैंक अगर लेफ्ट में x आ गया है तो ये L माइनस एक्स शिफ्ट होगा, L पॉजिटिव x नेगेटिव, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, L माइनस एक्स, तो ये होगा L माइनस एक्स, ओके। क्योंकि ये जैसे वॉक करेगा प्लैंक ऐसे ऐसे शिफ्ट होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं होगी, अगर ये राइट में जाएगा तो प्लैंक लेफ्ट में जाएगा, तो ये टोटल आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप यहां पर लिखेंगे -mx प्लस m इंटू एल माइनस एम एक्स, यानी कि ये RHS में आपके पास आ जाएगा m प्लस एम इंटू एक्स इक्वल्स टू m इंटू एल, यानी कि यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे, x इक्वल्स टू m इंटू कैपिटल M, m प्लस कैपिटल M, यानी कि टोटल मास। अब ये, और x क्या है यहां पर, x इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हैं और इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर पर्सन यहां पर जो भी मैन है वो अगर राइट में मूव कर रहा है तो प्लैंक क्या करेगा, लेफ्ट में मूव करेगा। अब वैसे देख सकते हैं कि अगर ये राइट है तो ये लेफ्ट होगा क्योंकि दोनों का समीशन, दोनों का सम क्या है, ऐड करके जीरो है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये शिफ्ट पॉजिटिव हो रहा है तो ये शिफ्ट नेगेटिव होगा। तो मैन इसको राइट में मूव हो रहा है तो प्लैंक क्या होगा, लेफ्ट में मूव होगा और ये क्वांटिटी इस तरह से होगी। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो
कि पर्सन का मास m है और ये विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितना हो रहा है, l डिवाइड बाई टोटल मास। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस टिल द ब्लॉक मूव्स टू द बॉटम ऑफ द वेज। और यहां पर फिगर में आपको दिया हुआ है कि एक स्मूथ सरफेस है, यहां पर भी स्मूथ सरफेस है। ओके, स्मूथ सरफेस दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां पर हॉरिजेंटल इसका बेस जो दिया हुआ है आपको, ये एल डिस्टेंस का दिया हुआ है, हाइट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसका मास एम दिया हुआ है ये। अब आप इसकी पोजीशन, आप फाइनल जब पोजीशन देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगी, यानी कि ये कुछ प्लैंक इस तरह से आ चुका होगा। ओके, तो हम ये देख सकते हैं कि ये पोजीशन एक्स शिफ्ट हो गया है, एक्स शिफ्ट हो गया है, तो आपका ये ब्लॉक इधर आ चुका होगा। तो ब्लॉक की जो डिस्प्लेसमेंट है, तो ये टोटल एल थी, तो ये एल माइनस एक्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एल माइनस एक्स, यानी कि ब्लॉक कितना शिफ्ट हुआ है, एल माइनस एक्स टूवर्ड्स राइट, और वेज कितना शिफ्ट हुआ है, एक्स टूवर्ड्स लेफ्ट। आपका ये पॉइंट यहां पर आ गया है, यानी कि ये एक्स लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है। तो अगेन हम कहेंगे एम प्लस एम टोटल मास इंटू डेल्टा आर सी एम इक्वल्स टू एम इंटू माइनस एक्स प्लस एम इंटू एल माइनस एक्स। इसका चेंज कहां हुआ है, एल माइनस एक्स, या एल माइनस एक्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है, ये एक्स लेफ्टवर्ड यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में गया है। और डेल्टा आरसीएम जीरो होगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एम इंटू माइनस एक्स प्लस एम इंटू एल माइनस एक्स। इसको सॉल्व करोगे, अगेन आपको एक्स की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, एम इंटू एल अपॉन एम प्लस एम। अब बच्चों ये हम लिख क्यों पाए, ये लिखने के पीछे रीजन है। आप यहां पर बोलोगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में mg लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है, बट हम ये बोल सकते हैं कि सिग्मा एफ एक्सटर्नल इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, और इनिशियली VCM इन एक्स डायरेक्शन इज ऑल्सो जीरो। तो हम बोल सकते हैं XCM इज कांस्टेंट और डेल्टा XCM इज जीरो। तो यहां पर जो RCM लिखा है ये डेल्टा XCM है और ये क्या होगा, जीरो है। तो इसीलिए हमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अलोंग शिफ्ट कंसीडर किया है। तो आप देखेंगे दिस इज सिमिलर आंसर एज टू द प्रीवियस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है टू पर्सन ऑफ मास 55 kg एंड 65 kg रेस्पेक्टिवली आर एट द अपोजिट एंड ऑफ द बोट। यानी कि आपको एक बोट दी हुई है और बोट के दोनों एंड्स पर एक 55 kg है, दिस इज लेट्स से, एंड दिस इज 55 kg एंड 65 kg। और इसमें बोला लेंथ ऑफ द बोट इज 3 मीटर, वे 100 kg इसका वेट दिया हुआ है। 55 kg मैन वॉक्स अप टू 65, यानी कि इस 55 का 65 के पास चला जाता है, सिट्स विद हिम। इफ द बोट इज इन स्टिल वाटर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट बाय। बच्चों यहां पर ये बोल रहे हैं कि ये इधर वॉक हो जाता है, लेकिन कैच क्या है, ये पूछ रहे हैं डेल्टा आरसीएम कितना होगा, ये कितना शिफ्ट होगा। तो बच्चों ये पूछ रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम में पूछ रहे हैं, पूरा सिस्टम है ये, हमारा पूरा सिस्टम है, टू मैन प्लस अ बोट, ये पूरा सिस्टम है। अब ये वाटर पर है, तो वाटर को हम ऑलमोस्ट स्मूथ सरफेस मानते हैं कि कोई भी फ्रिक्शन ये प्रोवाइड नहीं करता है, तो बोट एकदम फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि कोई भी एक्स एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो एंड इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या है, जीरो है। तो आरसीएम कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा तो डेल्टा आरसीएम जीरो होगा। तो इसमें कोई शिफ्ट नहीं आएगा और डायरेक्ट आप विदाउट एनी कैलकुलेशन आप बोल दोगे कि इसका आंसर होगा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम। यहां पर दिया हुआ है टू पार्टिकल सिस्टम विद particles having masses m1 and m2
if the first particle is pushed towards the center of mass through a distance d, by what distance should the second particle is move so as to keep the center of mass at the same position? यानी कि बच्चों इन्होंने पहले ही बताया हुआ है कि सेंटर ऑफ मास को आपको सेम पोजीशन पर रखना है। तो देखो इसका क्वेश्चन का एक बार डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज पार्टिकल m1 एंड दिस इज पार्टिकल m2, दो पार्टिकल है और कहीं पर हम इनका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं। लेट्स से दिस इज सेंटर ऑफ, ओके। अब इस m2 पार्टिकल को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास d डिस्प्लेस कर रहे हैं। आप यहां पर m2 को ला रहे हैं और इस m1 को, यानी कि ये बोल रहे हैं कि इसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इस m1 को हमें राइट में लाना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लेफ्ट में ला रहे हैं, इसको राइट में लाना पड़ेगा। मान लेते हैं इसको x लाए और अगेन सेंटर ऑफ मास विल रिमेन सेम। तो यहां पर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि डेल्टा आरसीएम आपको जीरो दिया हुआ है, डेल्टा आरसीएम जीरो दिया हुआ है कि चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम m1 को राइट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो वी कैन राइट m1 प्लस m2 आरसीएम इज जीरो। m1 को अपने पॉजिटिव डायरेक्शन x में शिफ्ट किया हुआ है, तो m1 इंटू एक्स लिख देंगे, प्लस m2 को आपने माइनस डायरेक्शन में d में शिफ्ट किया हुआ है, तो m2 इंटू डी लिख देंगे। आपको यहां पर देखोगे LHS जीरो है, जीरो इक्वल्स टू m1x माइनस m2 इंटू डी। तो आप x की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी m2d ओवर m1। आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं, m2d ओवर m1, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों हमने अभी देखा कि आपका एफ एक्सटर्नल जीरो है, एफ एक्सटर्नल जीरो है और वीसीएम भी जीरो है, तो आपका आरसीएम कांस्टेंट रहता है, आरसीएम कांस्टेंट रहता है। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन मोमेंटम की हमारी बात हुई थी कि अगर आपका एफ एक्सटर्नल जीरो है तो हमारा क्या रहेगा, एक्स एसीएम जीरो रहेगा, हमारा एसीएम क्या रहेगा, जीरो रहेगा। एसीएम जीरो रहेगा तो हम इसको बोल सकते हैं एम इंटू एसीएम इक्वल्स टू जीरो, और वीसीएम हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो m इंटू वीसीएम अगेन आपका कांस्टेंट रहेगा। m इंटू वीसीएम क्या होता है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये पूरे सिस्टम का मोमेंटम होता है, और ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट रहेगा, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ अ बॉम्ब resting on a horizontal surface explodes into three equal parts if one part moves along x-axis with speed 2 meter per second, second part moves along y-axis with speed 4 meter per second, then find velocity of the third part and energy of the explosion। एनर्जी ऑफ द एक्सप्लोजन भी आपको निकालनी पड़ेगी, ओके। तो बच्चों यहां पर आपको टोटल मास आपको देना चाहिए। वैसे फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, तो यहां पर ये दिया हुआ है कि एक मास आपका लेट से तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इनिशियल मास इसका 3m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 3m। तो ये एक्सप्लोड हो रहा है बच्चों, एक्सप्लोड, जो एक्सप्लोजन की जो फोर्स है, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन गिव्स द इंटरनल फोर्स, दिस इज अ एफ इंटरनल, इंटरनल फोर्स होगी एक दूसरे पर पार्टिकल। तो यहां पर एक्सप्लोजन की वजह से यहां पर इसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। सो वी कैन से टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। और अब स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है कि ये जीरो है, ये क्या है, जीरो है, रेस्ट है, रेस्ट पर है, रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, जीरो है। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इनिशियली जीरो। तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम जो इनिशियल होगा वही मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम फाइनल होगा। यानी कि इनिशियल जो सिस्टम का मोमेंटम था वही फाइनल होगा, और इनिशियल आपको जीरो दिया होगा।
अब इसमें एक आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस जाता है m इंटू V1 और दूसरे का मोमेंटम हम लिख सकते हैं m इंटू V2 और तीसरे पार्टिकल को हम किसी रैंडम में डायरेक्शन में मान लेंगे m इंटू V3। तो ये तीनों का मोमेंटम हो जाएगा। तो हम फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम भी जीरो होगा और इसको लिख सकते हैं m इंटू V1 प्लस m2 इंटू V2 प्लस m3 इंटू V3, ये हो जाएगा। अब आपको ये जीरो देना है। अब तीनों पार्टिकल इसको लिख सकते हो m इंटू V1। V1 आपको दे रखा है अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि 2i कैप आप लिख सकते हो प्लस m इंटू V2। V2 दे रखा है 4j कैप यानी कि अलोंग y एक्सिस। थर्ड आपको पता नहीं है m इंटू V3, इसको V3 वेक्टर, लेकिन आपको समेशन पता है। आप यहां से m कॉमन ले सकते हो, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो आप बोल सकते हो m इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस V3 वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो है तो ये v जीरो होगा, तो हम बोल सकते हैं V3 वेक्टर प्लस 2i प्लस 4j इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से आप V3 वेक्टर निकालोगे और वो वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स 2i प्लस 4j, यानी कि आपके V3 वेक्टर आ जाएगा -2i माइनस 4j। ये V3 वेक्टर आ गया। तो आप अगर आपको दो पार्टिकल का पता है, इनिशियल आपको पूरा मोमेंटम पता है, तो थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाल सकते हैं। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है एनर्जी ऑफ द एक्सप्लोजन। अब एनर्जी की बात आई है, तो बच्चों इनिशियली आप देखोगे कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो थी, बट काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज नॉट जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू। तो जितनी भी सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी आई है, देखो आप V1 V2 V3 तीनों अगर वेलोसिटीज हैं तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जितनी भी सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी आई है तो हम बोल सकते हैं एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन की जो एनर्जी होगी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो भी काइनेटिक एनर्जी आई है वो किससे आई है? एक्सप्लोजन से आई है। कोई एक्सटर्नल वर्क डन तो है नहीं, तो हम यहां पर बोल सकते हैं हाफ m V1 स्क्वायर प्लस हाफ m V2 स्क्वायर प्लस हाफ m V3 स्क्वायर, ये बोल सकते हैं। m कॉमन है तो m/2 को आप कॉमन लेंगे। V1 स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर। V2 किस स्क्वायर होगा? 4 का स्क्वायर। और V3 का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दोनों आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा m/2 और यहां पर आपको 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 16 अगेन 4 प्लस 16, ये आपके पास आ जाएगा। यानी कि आपके पास m/2 इंटू 40 ये आ जाएगी। अगर आपको मास गिवन होता तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल पाते, नहीं तो ये 20m जूल, ये आपके पास एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन यानी कि डेल्टा ई जो आया एक्सप्लोजन में कितनी एनर्जी यानी कि 20m जूल। आपको अगर m गिवन है तो आप जूल्स में इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्टिकल प्रोजेक्टेड, अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट 37 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से 37 पर एक आपको प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट की गई है एंड हैविंग a स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी इट एक्सप्लोड्स into two parts of mass ratio 1/3. Lighter parts comes to rest, then find the range of heavier part. ये क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका एक बार आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। डायग्राम में क्या दिया हुआ है? एक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल इज गोइंग लाइक दिस। ये आपका एक पैराबोलिक पाथ में एक प्रोजेक्टाइल जा रही है। ओके, दिस इज पैराबोलिक। यहां पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये 1:3 के 2 मास में ये स्प्लिट हो गई है, यानी कि आपके पास एक मास m और एक 3m मास में ये स्प्लिट हो गई है। और ये इनिशियली प्रोजेक्ट करी थी 37 डिग्री और इनिशियल स्पीड थी
25 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहां पर इसकी Vx और Vy बहुत इजीली निकाल सकते हैं। दिस इज 3/5, तो ये आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड और ये आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, सॉरी, दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास इनिशियली Vx आ जाएगी आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड और Vy आपके पास आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल स्पीड आ जाएगी। ओके, अब ये एक्सप्लोड कर रहे हैं, एक्सप्लोड कर रहे हैं, तो यहां पर ये एक्सप्लोड होगा, यहां पर क्या होगा, एक्सप्लोड होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एक mg फोर्स लग रहा है। ये क्या लग रहा है, सिर्फ एक mg फोर्स लग रहा है। तो जितने टाइम ड्यूरेशन में ये एक्सप्लोजन होता है उस डेल्टा टी को हम टेंड्स टू जीरो मानते हैं, टेंड्स टू जीरो मानते हैं। और वो अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है तो वर्क डन बाई एम जी ड्यूरिंग ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, यानी कि बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा mg की वजह से, तो कोई भी इसमें वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन बाई mg ड्यूरिंग एक्सप्लोजन विल v इक्वल्स टू जीरो, यानी कि बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में एक्सप्लोड हो गया है इंस्टेंटली। तो उस इंस्टेंट में, यानी कि जस्ट बिफोर, आप इसको देखेंगे, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन जो मोमेंटम होगा, वो मोमेंटम आप लिखोगे p1। p1 क्या लिखोगे, दैट इज मास, टोटल मास। आप इसको ले सकते हो m प्लस 3m, यानी कि 4m। और इसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो vx के बराबर होगी, यानी कि vx आपका 20 मीटर पर सेकेंड है। तो आपका हो जाएगा 80m, ये आपका मोमेंटम हो जाएगा जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। क्योंकि वर्क डन उस इंटरवल में जीरो है, तो हम बोलेंगे कि P2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू P1, क्योंकि उस शॉर्ट इंटरवल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रही है, तो मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो जस्ट बिफोर होगा वो जस्ट आफ्टर होगा। तो ये भी मोमेंटम कितना होना चाहिए, 80m होना चाहिए। और ये किस डायरेक्शन में, सपोज करो आई कैप में मान रहे, आई कैप में मान रहे। बट इन्होंने ये दिया हुआ है कि M2 P2 क्या होगा, लेट से m इंटू V1 प्लस 3m इंटू V2, यानी कि ये दो पार्ट में एक्सप्लोड हुआ है, एक 3m और एक m, दो पार्ट में एक्सप्लोड हुआ है। तो इसका टोटल मास क्या था, 4m। अब इसमें आपको दिया हुआ है कि लाइटर पार्ट कम्स टू रेस्ट, लाइटर पार्ट कम्स टू रेस्ट, यानी कि V1 की वैल्यू आपकी जीरो है। तो ये कितना होना चाहिए, दिस इज मस्ट बी 80m, ये होना चाहिए। तो V1 की वैल्यू अगर जीरो होगी तो ये 0 प्लस 3m इंटू V2 इक्वल्स टू 8m। अब आपके पास V2 की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी 80/3, 80/3, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 20 इंटू 4/3। ये आपकी x के अलोंग वेलोसिटी है। y के अलोंग तो वेलोसिटी जीरो है, यानी कि जो 20 थी अब वो 4/80/3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, vx विल बी, जो 3m की वेलोसिटी है v2, वो हो जाएगी आपकी 20 से 4/3 टाइम्स, ये इंक्रीज हो रही है। यानी कि आप इसको लिख सकते हो 20 इंटू 1 प्लस 1/3, यानी कि 1/3 स्पीड उसकी इंक्रीज हो गई। आप देखो ये टोटल पार्टिकल था, ये टोटल पार्टिकल था, इसका मास था 4m। अब ये दो पार्टिकल में एक्सप्लोड हुआ, एक 3m और एक m। m तो रेस्ट पे आ गया, तो एज इट इज यहीं पे गिर जाएगा, यहीं पे गिर जाएगा। और 3m की वेलोसिटी क्या हो गई है, 20 जो थी उसकी एक 20 प्लस 20/3, इतनी 1/3 और ऐड हो गई है। तो अगर इसकी 20 होती तो उतना डिस्टेंस जाता, अगर ये स्पीड इतनी हो गई है तो ये डिस्टेंस और ज्यादा जाएगा। तो आप इसको आप देख सकते हो कि इसकी रेंज, यहां पर वेलोसिटी देखो, एक पार्ट यहां गिरा है
एक पार्ट रेस्ट पे आने के बाद यहां गिर जाएगा, क्योंकि ये रेस्ट पर था, ये m हो जाएगा। और जो ये पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी अगर बढ़ जाती है तो ये थोड़ा सा आगे जाएगा, आगे जाएगा। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं आता है बच्चों। अगर एक्स डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी चेंज होती है तो टाइम ऑफ फ्लाइट में चेंज नहीं आएगा। तो आप रेंज आप बताने वाले हैं, इसकी क्या बताने वाले हैं, रेंज। तो आप देख सकते हैं कि जब तक टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाएगा तो r/2 डिस्टेंस तो कवर कर चुका होगा। अब यहां पर हम कर सकते हैं कि दिस इज 20 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। 20 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट आपका r/2 होगा, लेकिन 20 प्लस 20/3 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, इतनी स्पीड हो गई। तो ये क्या होगा, दिस इज 4/3 इंटू 20 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप देखोगे ये 4/3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 1/3 इंक्रीज हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2r/3, ये हो जाएगी इस पार्टिकल की। देखो ये क्या है, ये आपकी Vx है और ये आपका हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये t/2 है। तो अगर x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 20 थी और टाइम ऑफ फ्लाइट आधा बचेगा, क्योंकि इस पार्टिकल को आने में, यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, t/2। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो इसकी रेंज यानी कि टोटल रेंज कितनी हो जाएगी, टोटल रेंज हो जाएगी r/2 प्लस 2r/3। इसको आप सम करेंगे, इसको सम करेंगे, दिस विल बी 3 7r/6। ये आपके पास आ जाएगी, यानी कि 7r/6 आपके पास आ जाएगी, दैट इज r प्लस r/6। ये आपकी पूरी रेंज हो जाएगी थर्ड पार्टिकल की। अगर फर्स्ट पार्टिकल की बोले तो फर्स्ट पार्टिकल की रेंज कितनी हो जाएगी, वो r/2 हो जाएगी उसकी। फर्स्ट पार्टिकल की अगर बात करें, ये सेकंड पार्टिकल के लिए होगा जिसका मास कितना है, 3m है। और फर्स्ट पार्टिकल के लिए जिसका मास m है, वो तो सिर्फ मैक्सिमम हाइट से सीधा एज इट इज गिर जाएगा, एज इट इज यहीं पर गिर जाएगा। तो उसकी रेंज कितनी होगी, r/2 होगी। और ये कितना आ जाएगा, r/6 और एक्स्ट्रा चला जाएगा, क्योंकि यहां पर एक्सप्लोजन की वजह से यहां पर इसकी स्पीड बढ़ गई है ड्यू टू मोमेंटम कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया हुआ है, अ कार्ट रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ सरफेस। एक कार्ट है, स्मूथ सरफेस पर है, हैविंग मास कैपिटल M, इफ मैन, जिसका मास है स्मॉल m, जंप्स ऑफ द कार विद इनिशियल वेलोसिटी u। ये मैन इस कार से जंप कर देता है विद इनिशियल वेलोसिटी u। दोनों का मास आपको दिया हुआ है, कैपिटल M, इसका मास स्मॉल। अब इसमें u में कंडीशन दे रखी है आपको, ए पार्ट में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये u, और बी पार्ट में ये u विद रिस्पेक्ट टू कार्ट है। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट आफ्टर जंप, ये आपको निकालना है। तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पहले पार्ट को हम कंसीडर करते हैं, ए पार्ट को, ए पार्ट को हम कंसीडर करते हैं, लेट्स से दिस इज ए। तो हम यहां पर बोलेंगे कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, क्योंकि स्मूथ सरफेस में है, एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज 0। और हम बोल सकते हैं मोमेंटम इनिशियल, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इनिशियल इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फाइनल, ये हम बोल सकते हैं। तो इनिशियल सिस्टम क्योंकि रेस्ट पर है तो 0 है, तो फाइनल हम बोल सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या है, u है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसकी वेलोसिटी क्या है, u विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो हम इसको बोल सकते हैं m इंटू यू आई कैप प्लस m इंटू वेलोसिटी वेक्टर, जो कि अननोन है, जो कि अननोन है। तो आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू -mu ओवर m, ये आ जाएगी इंटू आई कैप। यानी कि आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो mu ओवर कैपिटल M, इतनी वेलोसिटी माइनस आई कैप डायरेक्शन में आ जाएगी। यानी कि इसकी वेलोसिटी दिस विल बी mu ओवर कैपिटल M। इस वेलोसिटी से ये टुवर्ड्स लेफ्ट चलने लगेगी कार्ट। ये तो हुआ बच्चों ए पार्ट। लेकिन बच्चों बी पार्ट में, बी पार्ट में हम क्या करेंगे,
बी पार्ट में हम देखते हैं बी पार्ट कैसे सॉल्व करना है। बी पार्ट इज द ट्रिकी पार्ट, इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। यहां पर हमें बी पार्ट में ये u विद रिस्पेक्ट टू u इज विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। अब कार्ट की वेलोसिटी हम मान लेंगे कि v है टुवर्ड्स लेफ्ट, मान लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट इज वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। ये हमें रिलेटिव के फॉर्म में पता है। अब यहां से अगर वेलोसिटी ऑफ मैन आप निकालने जाओ तो आपको मिलता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। ओके सॉरी, यहां पर ये माइनस आता है, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। तो इसमें ऐड करके आपको वेलोसिटी ऑफ कार्ट अगर ऐड कर दें, यानी कि इसको आप एलएचएस में ले आए, तो आपको वेलोसिटी ऑफ मैन मिल जाती है। तो अब ये आपको ये दी हुई है कि ये कितना है, दिस इज यू आई, दिस इज यू आई। और वेलोसिटी ऑफ कार्ट आपने कितना माना है, v इंटू माइनस आई, v इंटू माइनस आई, ये आपने वेलोसिटी ऑफ कार्ट माना। तो आप देखोगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो ओरिजिनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी u माइनस वी इंटू आई के, यानी कि मैन की स्पीड आपके पास ये आएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बच्चों ये जो मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी के साथ नहीं करेंगे, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में करेंगे। तो आप इसमें फिर से ये स्टेटमेंट लिखोगे कि आपकी एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो। तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इनिशियली इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फाइनली, ये कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जीरो है और फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अगर आप देखोगे तो हम बोल सकते हैं m1 इंटू वी वन प्लस m2 इंटू v2, यानी कि दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर। पर्सन का मास m है और जिसकी वेलोसिटी आपने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाली है u माइनस वी इन आई कैप। तो ये हो जाएगी आपकी u माइनस वी आई कैप वेक्टर फॉर्म में, प्लस इसका मास कैपिटल M है और इसकी वेलोसिटी हमने मानी है माइनस वी इंटू आई कैप, ये हमने मानी है। ये आपको जीरो करना है। इसकी वेलोसिटी हमने अज्यूम की है, ये v हमने, ये हमें u नोन है। तो इस केस में आप क्या करोगे, एम यू माइनस एम वी और माइनस एम इंटू वी, ये सारा आई कैप में है, इक्वल्स टू जीरो। आप यहां से सॉल्व करोगे तो आपको ये आ जाएगा m प्लस एम इंटू वी इक्वल्स टू एम यू। तो आपको v का मैग्नीट्यूड यहां से मिल जाएगा एम यू ओवर m प्लस एम, ये आपको मिल जाएगा v का मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी ऑफ कार्ट, वेलोसिटी ऑफ कार्ट आफ्टर जंप, जंप के बाद वेलोसिटी ऑफ कार्ट क्या होगी, दैट विल बी, दैट विल बी एम यू इंटू एम प्लस एम, इसको हम v2 वेक्टर लिख रहे हैं, और ये होगी माइनस आई कैप में। आप इसको लिख सकते हो माइनस टाइम्स एम यू ओवर एम प्लस एम, ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू आई कैप। यानी कि अगर जंप राइट में किया गया है तो इसकी लेफ्ट में। अब एक क्रूशियल चीज चीज देखने वाली है कि अब अगर ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है, जो जंप करने वाली वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है, तो आपका आंसर ये आता है एम यू ओवर एम, यानी कि सिर्फ कार्ट का मास डिनोमिनेटर में आता है। अगर ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार्ट है, यानी कि जैसे ये जंप करेगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ गेन हो गई और कार्ट के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी यू है, तो उस केस में आपकी वेलोसिटी क्या आएगी, एम यू, और यहां डिनोमिनेटर में एक चेंज आएगा, यहां पर बस टोटल मास आ जाएगा। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है अ मैन of 50 kg mass is standing in a gravity free space at a height of 10 meter above the floor। अब बच्चों इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ग्रेविटी फ्री स्पेस दिया हुआ है इन्होंने, above the floor 10 मीटर above the floor। आगे दिया हुआ है he throws a stone of half kg mass downward with a speed of 2 meter per second। When the stone reaches the floor, the distance of the man above the floor will be।
तो क्वेश्चन को एक बार हम डायग्राम बना के देख लेते हैं कि यहां पर मैन प्लस स्टोन, ये मैन प्लस स्टोन है, यहाँ दे आर एट 10 मीटर अबव द ग्राउंड, और ये कोई भी ग्रेविटी नहीं है, कोई भी ग्रेविटी नहीं है, तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगी, एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगी। और इनिशियली दे आर एट रेस्ट, तो आपकी वीसीएम भी जीरो है, इनिशियल मोमेंटम भी जीरो होगा। तो अब इन्होंने पूछा है कि अगर इसको ये 2 मीटर पर सेकंड से जाए, ये कितने, इसको थ्रो कर दे 2 मीटर पर सेकंड से, स्टोन को जिसका मास है 0 पॉइंट, और इसको 2 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड थ्रो कर दिया, तो हम बोल सकते हैं मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल। सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि एफ एक्सटर्नल जीरो है, इनिशियल मोमेंटम जीरो है। फाइनल मोमेंटम को बोल सकते हैं इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी, यानी कि 0.5, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर माइनस लेते हैं तो इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, प्लस 50 इंटू जो भी वेलोसिटी आएगी वेलोसिटी वेक्टर। तो आप इसको देखोगे, ये वेलोसिटी हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगी, दिस इज वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास 1/50 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से आ जाएगी। अब ये 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, एक्सेलरेशन तो कुछ है नहीं क्योंकि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो यहां पर जो टाइम टेकन होगा, टाइम टेकन 10/2 यानी कि 5 सेकंड होगा। कितना होगा? 5 सेकंड। अब आपके पास टाइम कितना है? टाइम इज 5 सेकंड। मैन की जो स्पीड है वो ऊपर की तरफ आई है, दैट इज 1/50 मीटर पर सेकेंड, और टाइम की वैल्यू 5 सेकंड है। तो अब ये 5 सेकंड में कितना ट्रेवल करेंगे, तो ये डिस्टेंस हम बोल सकते हैं 5 इंटू 1/50, तो आपके पास 1/10 मीटर आ जाएगा, यानी कि 0.1 मीटर। और टोटल हाइट अगर आप देखोगे तो आपके पास टोटल हाइट ऑफ मैन कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट, फाइनल जो हाइट होगी वो 10 मीटर ऑलरेडी थी, प्लस 0.1 मीटर, तो यानी कि 10.1 मीटर हो जाएगी। तो आप इस तरह से 10.1 मीटर आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों इसका दूसरा एक और मेथड आप यूज कर सकते हो, यानी कि इसको बोल सकते हैं मेथड 2। मेथड 2 में आप देखेंगे दिस इज मैन प्लस स्टोन का जो सिस्टम है, मैन प्लस स्टोन का सिस्टम 10 मीटर हाइट अबव द ग्राउंड आपको दे रखा है। तो यहां पर हमें पता है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में तो एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, और वीसीएम भी जीरो है। जब वीसीएम जीरो होता है तो उस केस में हम आरसीएम कांस्टेंट और डेल्टा आरसीएम जीरो, ये वाली कंडीशन भी लगा सकते हैं। और डेल्टा आरसीएम जीरो होता है तो हमें पता होता है m1 इंटू डेल्टा R1 प्लस m2 इंटू डेल्टा R2, ये जीरो होगा। तो अब m1 यानी कि 0.5 kg दिया हुआ है, डेल्टा R1 यानी कि जिस पॉइंट पर ये नीचे ग्राउंड को टच करेगा तब हमें मैन का पोजीशन निकालना है। तो हम यहां बोलते हैं कि अगर स्टोन यहां पर आ गया है तो इसका जो पोजीशन चेंज आया है वो -10 मीटर आया है। m2 यानी कि मैन का मास 50 kg और डेल्टा R2 हमें निकालना है, इक्वल्स टू 0। आप यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा R2 की वैल्यू आपके पास 1/10 मीटर आ जाएगी, यानी कि 0.1 मीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा R2 की वैल्यू 0.1 मीटर आएगी और पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगी। तो यानी कि जब स्टोन नीचे यहां पर आया होगा तब इसकी पोजीशन 0.1 मीटर ऊपर होगी। तो टोटल हाइट आप यहां पर बोल सकते हो कि 10 प्लस 0.1 मीटर, यानी कि टोटल हाइट 10.1 मीटर। तो यहां पर हमने टाइम का फैक्टर चेक नहीं किया है कि भाई कितना भी टाइम लगे, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर होगा, जितना ये इधर आया है इतना, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। ये अगर नीचे आएगा तो ये ऊपर शिफ्ट होगा, उतना शिफ्ट होगा सच दैट द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन अनचेंज्ड। इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यहां पर आप क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन में दिया हुआ है a man of mass 50 kg and his son 20 kg are standing on a frictionless surface facing each other. The man pushes
his son so that he starts moving with a speed of 0.7 मीटर पर सेकेंड with respect to man। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, with respect to man, the speed of the man with respect to the surface is। तो इस क्वेश्चन का आप थोड़ा सा डायग्राम देखेंगे। लेट्स से दिस इज मैन, यहां पर ये मैन, दे बोथ आर स्टैंडिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, और ये इसका सन हो गया। ठीक है, दे आर स्टैंडिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब यहां पर इन्होंने इसको पुश कर रहे हैं u, जिसको हम बोल रहे हैं u इज 0.7 मीटर पर सेकेंड, बट इसमें यह दिया हुआ है u इज विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये मैन के रिस्पेक्ट। तो हम यहां पर मेथड वही लगाएंगे, इसकी वेलोसिटी v मान लेंगे, इसकी वेलोसिटी v मान लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ सन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन आती है, ये वेक्टर फॉर्म में आती है। तो अगेन वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ, ये प्लस कर देंगे। हमने सेम मेथड यूज करना है, ये u दिया हुआ है आपको और ये हमने माइनस v लिया हुआ है, तो ये हो जाएगी u माइनस v, यानी कि सेम मेथड आप यूज करेंगे, सेम मेथड यूज करेंगे। आप फाइनली आप कहेंगे कि इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा। मास ऑफ मैन इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन इज माइनस वी प्लस, वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है इसलिए माइनस वी लिख रहे हैं, मास ऑफ सन इंटू यू माइनस वी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी v जो आएगी आपको मैग्नीट्यूड ये मिल जाएगा एम यू ओवर एम प्लस एम, वही वैल्यू मिल जाएगी। आप डायरेक्ट यहां पर वैल्यू डालेंगे, यानी कि ये सन का मास है 20 kg और ये होगा 0.7, और यहां पर ये हो जाएगा 20 प्लस 50 यानी कि 70। आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 20/70 इंटू 0.7। इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आपको 0.2 मीटर पर सेकेंड ये मिल जाएगी। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो आपके पास 0.2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। ये जो वेलोसिटी बच्चों हमने निकाली है, ये वेलोसिटी मैन की इतनी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मैन की आप सन की निकालने पाए तो सन की कितनी थी, दैट इज 0.7 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू मैन। अगर सन की आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे तो u माइनस वी होगी, यानी कि दैट इज 0.7 माइनस 0.2 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड होगी टुवर्ड्स राइट। और मैन की कितनी आई है 0.2 विद रिस्पेक्ट टू सरफेस टुवर्ड्स लेफ्ट।